गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता था ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। रामू का सपना था कि एक दिन वह खेतों में काम करके इतना माल कमाएगा कि उसकी बेटी मीना अच्छी पढ़ाई कर सके और भविष्य उज्जवल हो। गौरी रामू की पत्नी है जो हमेशा उसकी मदद करती थी। वह दिन रात घर की देखभाल करती है और हमेशा रामू के साथ मेहनत करने में जुटी रहती है। मीना रामू और गौरी की इकलौती बेटी है जो भी अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत करती है। रामू का घर बहुत साधारण था। घर के भीतर कुछ बर्तन, चूल्हा और लकड़ी का फर्नीचर रखा हुआ था। गौरी हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर घर का काम करती थी और मीना अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती थी। अरे, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? थोड़ा सांस तो ले लो। समय नहीं है गौरी। अगर मैं थोड़ी भी देर से पहुंचा तो जमींदार सीधे मेरी पगार काट लेगा। पिछली बार की तरह डांट भी खानी पड़ेगी। अरे, ऐसा क्यों करता है वो? तुमने तो हमेशा वक्त पर काम किया है। यही तो दिक्कत है गौरी। हमारे जैसे मजदूरों के लिए वक्त पर पहुंचना ही सबसे बड़ा काम है। जमींदार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन ये तो नाइंसाफी है। पूरे दिन खून पसीना बहाते हो, फिर भी पगार काटने की धमकी देता है। नाइंसाफी तो है, पर हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं। अगर खेत पर काम नहीं किया तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। फिर भी खुद का ध्यान रखना, जमींदार से बहस मत करना। मैं सब संभाल लूंगा, पर तुम घर की चिंता मत करना। बस यही दुआ करो कि आज सब ठीक से निपट जाए। ज्यादा धूप में मत रहना। और याद रखना, अगर जमींदार कुछ कहे तो चुप रहना। ठीक है गौरी, मैं कोशिश करूंगा। रामू खेत की ओर तेजी से चल देता है और गौरी उसे जाते हुए उदास निगाहों से देखती है, मानो सोच रही हो कि कब ये जमींदार का डर खत्म होगा। परंतु इस गांव में भैरव शेठ नाम का एक जमींदार रहता था। भैरव शेठ का घर बहुत ही आलीशान था। बगीचों में फूल और फल के पेड़ लगे थे और उसके सामने आलीशान महल था। वह अपने नौकरों से बहुत सख्ती से पेश आता था और हमेशा खुद के फायदे के बारे में सोचता था। वो अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रामू सुबह खेत की ओर भागते हुए जा रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। जैसे ही वह खेत पहुंचा, उसने देखा कि भैरव शेठ पहले से ही वहां मौजूद था। अपनी आलीशान बग्घी के पास खड़ा होकर नौकरों को डांट रहा था। रामू, आज फिर देर हो गई। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा काम ऐसे ही चलेगा? माफ कर दीजिए मालिक, घर में थोड़ी देर हो गई। अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार? अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हारी पगार आधी कर दूंगा, समझे? रामू ने सिर झुका लिया और तुरंत अपने काम में लग गया। आसपास खड़े दूसरे नौकर भी चुपचाप अपने काम में व्यस्त हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि भैरव शेठ की सख्ती के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। दोपहर के वक्त जब सभी नौकर खेतों में काम कर रहे थे, भैरव शेठ अपनी छड़ी हाथ में घुमाते हुए खेतों का मुआयना करने आया। रामू, आज से तुम्हें शाम तक इन बगीचों की देखभाल भी करनी होगी। और सुनो, अगर एक भी पौधा सूखा दिखा तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन मालिक, मैं तो पहले से ही पूरे दिन खेतों में काम करता हूँ। बगीचों का काम मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल? मेरे लिए काम करने वालों को मुश्किल शब्द का मतलब नहीं पता होना चाहिए। मैं तुम्हें काम देता हूं ताकि तुम अपनी जरूरतें पूरी कर सको। अब शिकायत करोगे तो यहां काम भी नहीं मिलेगा। रामू ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। उसे पता था, भैरव शेठ के सामने बोलना मतलब मुसीबत को दावत देना। उसकी खामोशी में डर और हार दोनों साफ झलक रहे थे। शाम को जब रामू थका हारा घर लौटा, तो गौरी ने देखा कि वह बिल्कुल टूट चुका है। क्या हुआ? आज फिर उसने कुछ कहा? उसने अब मुझसे बगीचों का भी काम लेने का आदेश दे दिया है। सुबह खेत और शाम को बगीचे। अब मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कर पाऊंगा। ये नाइंसाफी है। उसकी लालच और सख्ती की कोई सीमा नहीं। हम कब तक सहते रहेंगे? गौरी, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर मैंने विरोध किया तो वो मुझे और तुम्हें इस गांव से निकाल देगा। रात को भैरव शेठ अपने आलीशान घर में आराम से बैठा था। चारों तरफ बगीचों की खुशबू और झूमर की रोशनी फैली हुई थी। वह अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठकर सोच रहा था कि कैसे गांव वालों से और ज्यादा काम करवाकर अपनी संपत्ति बढ़ाई जाए। उसकी आंखों में लालच
और चेहरे पर घमंड साफ नजर आ रहा था। रामू जैसे लोग मेरे लिए काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं। इनकी मेहनत से मेरी संपत्ति बढ़ती है। अगर ये लोग विरोध करने की सोचें भी तो मैं इन्हें बर्बाद कर दूंगा। अगली सुबह रामू जल्दी उठ जाता है, क्योंकि उसकी आंखों में भैरव शेठ का डर था। उसने धमकी दी थी कि देर से आया तो पगार काट ली जाएगी। इस डर से वह जल्दी उठकर बगीचे में काम करने पहुंचता था। वह चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है और कम के लिए निकल जाता है। बगीचे में पहुंचते ही उसे बाकी मजदूर भी काम करते दिखते हैं। सबकी आंखों में वही डर था, अगर काम में कमी आई तो पगार कट जाएगी। यही डर उन्हें मजबूर करता था और रामू भी उसी डर से काम में लग जाता है। देखो, भैरव शेठ ने फिर से हमारी मेहनत का सही मोल नहीं लगाया। हमें ज्यादा काम करने को कहा है, और वो भी कम पैसे में। हमारी पगार कटने वाली है, फिर भी काम कम नहीं हो रहा। हाँ, वही तो है। ऐसा ही चलता रहा तो हमारा क्या होगा? हम रोज और ज्यादा काम करते हैं, लेकिन पगार में तो कोई फर्क नहीं आता। भैरव शेठ सिर्फ अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगा रहता है। सही कहा तुमने। वह अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए हमें और ज्यादा काम करवाता है और फिर हमारी पगार कम कर देता है। हमें तो लगता है कभी तो हमें अपनी मेहनत का पूरा हक मिलेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे तो अब डर लगने लगा है। भैरव शेठ के सामने अगर हमने कुछ कहा तो वो हमें बर्बाद कर देगा। रामू और उसके साथी मजदूर एक दूसरे को चुपचाप देखते हुए काम करते रहते हैं। हालांकि उनके दिलों में एक उम्मीद जगने लगी है कि शायद कुछ बदल सकता है। वे खामोशी से सोचते हैं कि कब तक ऐसा चलेगा और क्या वे कुछ कर सकते हैं। रात का समय था और रामू थक कर घर लौट रहा था। उसके कदम भारी थे, जैसे पूरे दिन की मेहनत उसके शरीर पर थोपती हो। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचता है, गौरी की आवाज सुनाई देती है, जो उसे घर में आने का इंतजार कर रही थी। जल्दी आओ, हमारी बेटी को तेज बुखार हो गया है। गौरी, ये क्या हो गया? कब से बुखार है? दोपहर से ही उसकी तबीयत खराब थी। मैंने सोचा कि आराम कर लेगी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन अब बुखार बहुत बढ़ गया है। बहुत तेज बुखार है। हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं? पिछली बार की पगार भी आधी कट गई थी। मुझे भैरव शेठ के पास जाना होगा और ज्यादा पैसे मांगने होंगे। लेकिन वह इतना निर्दयी है, क्या वह हमारी मदद करेगा? मुझे कोशिश करनी होगी। अगली सुबह रामू डरते डरते भैरव शेठ के बड़े घर पहुंचता है। अंदर भैरव शेठ बगीचे में बैठा था। क्या है रामू, सुबह सुबह यहाँ क्यों आए हो? मालिक, मेरी बेटी बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मुफ्त में पैसे बांटता हूं? मालिक, मैं आपके सारे पैसे अपनी अगली पगार में से दे दूंगा, लेकिन अभी मेरी बेटी के इलाज के लिए ज्यादा पैसे चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो इसके बदले तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। कौन सी शर्तें मालिक? अब तुम्हें खेतों के साथ साथ मेरे पूरे बगीचे की सफाई करनी होगी, और तुम्हारी पगार पहले से भी कम कर दी जाएगी। लेकिन मालिक, इतनी कम पगार में मैं अपना घर कैसे चला पाऊंगा? तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? अगर चाहिए तो मेरी बात मानो, वरना यहां से चले जाओ। रामू मजबूरी में सिर झुकाकर भैरव शेठ की शर्तें मान लेता है। भैरव शेठ उसे पैसे देता है, लेकिन रामू के चेहरे पर बेबसी और गुस्सा साफ झलकता है। रामू पैसे लेकर घर लौटता है। गौरी उसे देखकर सवाल भरी नजरों से देखती है। मालिक ने पैसे दे दिए? हाँ, लेकिन उसने मेरी पगार और कम कर दी है। अब मुझे पहले से ज्यादा काम करना होगा। ये तो नाइंसाफी है। हमारी मेहनत का वो लोग इस तरह फायदा उठाते हैं। जानता हूँ गौरी, लेकिन फिलहाल हमारी बेटी का इलाज करना सबसे जरूरी है। गौरी अपनी बीमार बेटी को संभालने लगती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। रामू चुपचाप खड़ा होकर यह सब देखता है और अपने आप से वादा करता है। वह सोचता है कि किसी न किसी दिन वह इस अन्याय का बदला जरूर लेगा। उसकी आंखों में संघर्ष और उम्मीद की झलक थी। बेटी के इलाज के लिए भैरव शेठ से पैसे मिलने के बाद रामू अपनी बेटी का इलाज करवा देता है। बेटी धीरे धीरे ठीक होने लगती है, लेकिन रामू की मुश्किलें कम होने के बजाय और बढ़ जाती हैं। भैरव शेठ अब उसकी पगार काटने के साथ साथ उसे पहले से भी ज्यादा काम देता है। एक दिन भैरव शेठ खेतों का निरीक्षण करने आया।
वह मजदूरों को ध्यान से देख रहा था और सोच रहा था। उसकी आंखों में घमंड और लालच साफ नजर आ रहे थे। इस दौरान रामू और बाकी मजदूर अपना काम कर रहे थे, लेकिन उनके दिल में बदलाव की उम्मीद थी। रामू, ये खेत अभी तक साफ क्यों नहीं हुए? तुम्हारा काम धीमा पड़ गया है। मालिक, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन खेतों के साथ साथ बगीचे और गोदाम का काम भी मेरे ही जिम्मे है। बहाने मत बनाओ। अगर काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो इस महीने तुम्हारी पगार आधी कर दूंगा। रामू चुपचाप सिर झुका लेता है। उसकी आंखों में बेबसी और थकावट साफ झलकती है। शाम को घर लौटकर रामू गौरी से बात करता है। वह बुरी तरह थका हुआ और निराश दिखता है। गौरी ने उसे देखा और पूछा, तुम थके हुए क्यों लग रहे हो? मालिक ने काम और बढ़ा दिया है। खेत, बगीचा, गोदाम सब कुछ मेरे ऊपर है, और ऊपर से कहता है कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो मुझे पगार नहीं देगा। पहले ही तो वो आधी पगार दे रहा है, अब और कितनी कम करेगा? गौरी, वो जमींदार निर्दयी है। उसे हमारी तकलीफों से कोई मतलब नहीं। वो तो बस अपने फायदे के लिए हमें निचोड़ता जा रहा है। इस तरह कब तक चलेगा? तुम्हारी सेहत भी खराब हो जाएगी। मुझे पता नहीं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन भैरव शेठ रामू को फिर से बुलाता है। वह उसे और ज्यादा काम करने के लिए कहता है, बिना उसकी पगार बढ़ाए। रामू चुपचाप काम करता है, लेकिन उसके मन में गुस्सा और नाराजगी दोनों होते हैं। रामू, कल तुमने जो गोदाम में सफाई की थी वो ठीक से नहीं हुई। अब तुम्हें रात तक खेतों में भी काम करना होगा। मालिक, मैं अकेला आदमी हूँ। इतना काम एक दिन में कैसे कर सकता हूँ? यह तुम्हारा काम है। अगर तुम नहीं करोगे तो गांव में और भी लोग हैं जो तुम्हारी जगह ले सकते हैं। रात को रामू घर लौटता है। वह बहुत थका हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और आत्मविश्वास का बीज पनपने लगता है। अब और नहीं, भैरव शेठ की गुलामी करना बंद करो। हाँ गौरी, अब वक्त आ गया है कि मैं इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊं। लेकिन मुझे गांव के बाकी लोगों का साथ चाहिए। अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता। रामू को अब एहसास हो चुका है कि अकेले कुछ नहीं बदलेगा। भैरव शेठ के अत्याचार से बचने और अपनी स्थिति सुधारने के लिए उसे गांव के बाकी मजदूरों का साथ लेना होगा। वह धीरे धीरे अपनी बात गांव वालों तक पहुंचाना शुरू करता है। भाइयों और बहनों, भैरव शेठ हमें निचोड़ता जा रहा है। हम दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में हमें आधी पगार मिलती है। हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। लेकिन रामू, अगर हमने उसका विरोध किया तो वह हमें काम से निकाल देगा। हमारे परिवार का पेट कैसे भरेगा? यही डर उसने हमारे दिलों में बैठा रखा है। लेकिन अगर हम सब एक साथ खड़े होंगे तो वह हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। याद रखो, हमारी मेहनत से ही उसकी संपत्ति बढ़ती है। अगर हम काम करना बंद कर दें तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर हम सब एक साथ खड़े रहेंगे तो भैरव शेठ को हमारी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, कल सुबह हम सब उसके पास जाएंगे और अपनी शर्तें रखेंगे। धीरे धीरे रामू की बातों का असर होने लगता है। गांव के दूसरे मजदूर भी उसकी सोच से जुड़ने लगते हैं और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी मजदूर मिलकर तय करते हैं कि अब उन्हें अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। अगले दिन रामू और बाकी मजदूर अपनी मांगों के साथ जमींदार भैरव शेठ के पास जाते हैं। वे अपने हक के लिए एकजुट होकर खड़े होते हैं, लेकिन भैरव शेठ उन्हें देखकर गुस्से में आ जाता है। हालांकि जब उसे मजदूरों की एकता का एहसास होता है, तो वह थोड़ी देर चुप रहता है और फिर चालाकी से अपनी शर्तें रखने लगता है। अच्छा, तो तुम सबको पूरी पगार चाहिए और काम कम चाहिए? यह तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम लोग मेरे कुछ शर्तें मानोगे तो मैं तुम्हें काम के हिसाब से पगार देने पर विचार कर सकता हूं। कौन सी शर्तें मालिक? रामू, तुमने जो मुझसे कर्ज लिया था अपनी बेटी के इलाज के लिए, उसे तुम्हें जल्दी से जल्दी चुकाना होगा। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ अतिरिक्त काम दूंगा। अगर तुमने समय पर कर्ज चुकाया तो मैं तुम्हारी पगार पूरी दूंगा। ये तो गलत है। रामू ने पहले ही इतना काम किया है। नहीं भाई, मैं यह शर्त मानता हूं। मैं अपना कर्ज चुका दूंगा, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। जमींदार की शर्तों के अनुसार रामू को अतिरिक्त काम करना पड़ता है। वह सुबह से देर रात तक काम करता है, लेकिन अपने हौसले को टूटने नहीं देता। उसके साथियों ने भी उसका साथ नहीं छोड़ा। वे उसे हौसला देते और जितना हो सकता उसकी मदद करते। हाई कर्ज चुकाने की अंतिम तारीख नजदीक आ चुकी थी।
रामू ने पाई पाई जोड़कर भैरव शेठ का कर्ज चुका दिया। मालिक, यह लीजिए आपके पैसे। अब मेरा आप पर कोई कर्ज नहीं है। अच्छा किया रामू, अब तुम्हें तुम्हारी पूरी पगार मिलेगी, लेकिन याद रखना। रामू के कर्ज से मुक्त होने के बाद वह और उसके साथी अब जमींदार की गुलामी से आजाद हो जाते हैं। वे अब अपनी शर्तों पर काम करते हैं और बेहतर जिंदगी जीने के लिए प्रयास करते हैं। रामू और मजदूरों की जीत ने पूरे गांव में एक नया संदेश फैलाया। अब कोई भी जमींदार के अत्याचारों के खिलाफ खड़ा होने से डरता नहीं था। रामू को गांव वाले एक नेता की तरह मानने लगे, जिसने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हमें अपनी मेहनत का सम्मान खुद करना होगा। देखो, अगर हम एकजुट होकर खड़े रहे तो कोई भी हमारी इज्जत कम नहीं कर सकता। ये जमींदार या कोई भी हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। अगर हम साथ चलें तो कोई भी हमारा शोषण नहीं कर पाएगा।